तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा ब्रांड एक्सटेंशन, लाइन एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड्स और को ब्रांडिंग होते क्या है। लाइन एक्सटेंशन जो होता है इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट लाइन है उसमें आपने एडिशनल वर्जन लाया है, मतलब न्यू वर्जन लाए हो, लेकिन कैटेगरी अगेन सेम है, ब्रांड में भी कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेस के नए नए फ्लेवर्स आते रहते हैं, तो ये क्या है, ये लाइन एक्सटेंशन है। फिर आता है ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब है कि अब आपने ब्रांड को एक्सटेंड किया है टू डिफरेंट, आई मीन टू न्यू, या जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है उसमें। जैसे केलॉग्स है, ठीक है, तो केलॉग्स ने दूसरे भी सीरियल बार्स जो आते हैं आजकल, जैसे योगा बार आता है वो सब, तो उसमें अपने ब्रांड को लगाते हुए इसने सीरियल बार में भी अब बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वो हो गया ब्रांड के एक्सटेंशन। फिर आता है आपका लाइन एक्सटेंशन हो गया, ब्रांड एक्सटेंशन हो गया, फिर आता है मल्टी ब्रांडिंग। ये जो मल्टी ब्रांड्स लिखा है वो क्या होता है? मल्टी ब्रांड्स का मतलब है कि आपने अपने प्रोडक्ट में, लाइक आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही है, लेकिन उसमें आपने नए नए ब्रांड्स जोड़ रखे हैं। जैसे कि इसका फायदा क्या होता है, मान लो कंपनी ने, जैसे ऑटोमोबाइल में भी देखे तो काफी कंपनी ऐसी है जो एक ही उसका मतलब ब्रांड के जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो एक ही कंपनी हैंडल कर रही है, जिसके वो डिफरेंट ब्रांड से बिक रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनका मार्केट शेयर इंक्रीज होता है। ठीक है, और उनको उनको कंपटीशन भी अपने ही ब्रांड का होता है, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता, ये भी एक रीजन है। को ब्रांडिंग का मतलब है जब दो कंपनी अपने ब्रांड के नाम एक प्रोडक्ट पे लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका ये सब समझने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन था वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था हमारा लाइन एक्सटेंशन, न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी इन एक्जिस्टिंग ब्रांड। मतलब अब हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है और ब्रांड नेम भी सेम है, लेकिन क्या ऐड हुआ है, सॉरी मैं ये अच्छे से नहीं बता पाई। न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, आपने कैटेगरी में प्रोडक्ट जो है नया लाया है, पूरी प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं लाई है, लेकिन ब्रांड नेम सेम है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रांड एक्सटेंशन, कि ब्रांड नेम सेम है लेकिन आपने ब्रांड में और नए प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दी। अब ब्रांड एक्सटेंशन मतलब ये नहीं कि ब्रांड आपने मल्टीपल ब्रांड कर दिए हैं, ये चीज यहाँ कंफ्यूजन बहुत होती है। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब है कि ब्रांड सेम है लेकिन उसमें और कैटेगरी जुड़ रही है, तो ब्रांड एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, मान लो छोटा सा एक ब्रांड था ए, ठीक है, अब इस ए ब्रांड के अंदर पहले दो प्रोडक्ट कैटेगरी थी। अब आपने बोला नहीं मुझे अपना ब्रांड एक्सटेंड करना है, आपने तीन चार चार कैटेगरी, मतलब दो कैटेगरी और ऐड करी, एंड टोटल अब आपके पास चार प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया। तो इसको हम कहते हैं क्या, ब्रांड एक्सटेंशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी एंड एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, अब उसमें क्या बोला, अच्छा फर्स्ट का क्या था, हमने बोला ब्रांड एक्सटेंशन यानी बी ऑप्शन। सेकंड, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी एंड एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही है मतलब वही सेम है, एंड एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम भी है। ठीक, तो इसमें अगर मान लो डाउट भी है तो इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं वैसे इसको बता दूं कि लाइन एक्सटेंशन है। क्यों लाइन एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है और ब्रांड नेम भी सही है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है फ्लेवर में, न्यू वर्जन कुछ ऐड हो गया है। अगर मैंने जैसे कहा इसमें अगर डाउट है तो आगे पढ़ लो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी एंड न्यू ब्रांड नेम्स, अब प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है लेकिन ब्रांड की जो नाम है वो क्या कहते हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो ये हो गया मल्टी ब्रांड्स का। पुटिंग टू एस्टैब्लिश ब्रांड नेम्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑन द सेम प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका को ब्रांडिंग। तो इसका आंसर होगा 2134, 2134 ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि डेविड रिकार्डो ने दी थी वो किस पे बेस्ड थी। ठीक, तो इसको आप समझिए, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि दो कंट्री है ए और बी, हम्म, या मैं एग्जांपल ले लूं तो ये पोर्टुगीज से मान लो और ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन में मान लो क्लोथ, अब दो मतलब दो कंट्री हमने लिए और मैंने दो कमोडिटी ले ली, क्लोथ एंड वाइन। ठीक है,
और मैंने एक फैक्टर लिया है, वो क्या है, लेबर। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो हम केवल लेबर को ही कंसिडर करते हैं। वैसे तो कैपिटल प्रोडक्शन, अगर मैं प्रोडक्शन फैक्टर की बात करूं, प्रोडक्शन फैक्टर की, मैं आधा आधा लिख रहा हूं, प्लीज समझ लेना। प्रोडक्शन फैक्टर जो है वो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या टेक्नोलॉजी। इसको हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हम एक ही बात करते हैं, लेबर की। ठीक है, मान लो सारे, क्योंकि लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी ये सेम हो सकती है, बट लेबर डिफरेंशिएट कर सकता है। तो अब ब्रिटेन में मान लो हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं क्लोथ में, और पोर्टुगीज वाले स्पेशलाइज कर रहे हैं वाइन में, ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर देते हैं, और यहाँ ब्रिटेन का लेबर की वजह से। तो अब हुआ क्या, हमने एक वन फैक्टर थ्योरी ले ली, हमने लेबर कंसिडर कर लिया, हमने ब्रिटेन और पोर्टुगीज 2 कंट्री ले ली, और 2 कमोडिटी, क्लोथ एंड वाइन में। ठीक। अब कंपैरेटिव एडवांटेज ये कहता है कि 2 कंट्री में एक के पास एडवांटेज होगा ही होगा। ठीक है, सपोज ब्रिटेन जो है, बिकॉज उसमें लेबर की वजह से क्लोथ अच्छा स्पेशलाइज कर सकता है कंपैरेटिव टू वाइन, मतलब वो दोनों ही बना सकता है, लेकिन क्लोथ में वो ज्यादा स्पेशलाइज है। तो उसे क्लोथ बेचना चाहिए, ना कि वाइन। और उसे वाइन जो है पोर्टुगीज से इम्पोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पोर्टुगीज जो है वहाँ क्लाइमेट वाइन का अच्छा है, तो वो उसमें स्पेशलाइज कर सकती है, और वो क्लोथ को इम्पोर्ट कर सकती है ब्रिटेन से बदले में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों का समय बचेगा एंड वेस्टेज कम होगी। तो यहाँ पर हम बेसिकली ट्रेड की बात करते हैं, जहाँ पे हम कंपैरेटिव एडवांटेज में हम ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, कि जो भी कंट्री स्पेशलाइज हो जिस चीज में, वो उस चीज का एक्सपोर्ट करे, इम्पोर्ट करे वो चीज जिसमें वो स्पेशलाइज नहीं है। ठीक है, यानी ट्रेड वो चीज करे जिसमें वो स्पेशलाइज नहीं है। तो इसका आंसर है टू कमोडिटी या टू कंट्री, टू कमोडिटी। ये भी गलत है, टू लिखा है यहाँ पर। इसका आंसर है ये, टू कंट्री, टू कमोडिटी एंड वन फैक्टर थ्योरी। तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो रिकार्डो ने दिया था, उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर है टू कंट्री, टू कमोडिटी एंड वन फैक्टर थ्योरी। अब आगे बढ़ता है। एन एमएनसी कंपनी, एन एमएनसी wants to invest in India of the following entry modes। अब अगर मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो कई तरीके से वो एंटर कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, लेकिन उनके भी ऑर्डर होंगे बेस्ड ऑन रिस्क। ठीक है, यहाँ पर बोला राइट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क, यानी कि कम रिस्क से आपको बड़े रिस्क तक जाना है। ठीक, तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इसके ऑप्शन है कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर, ब्रांच ऑफिस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, होली ओन सब्सिडियरी, इक्विटी जॉइंट वेंचर। जिसमें हम एक एक करके बढ़ते, ये है क्या। तो इसमें अब है कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर। अच्छा, हमें निकालना है इंक्रीजिंग रिस्क में, राइट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क। तो ब्रांच ऑफिस सबसे पहले होता है कि आपने अपने अपना जो भी कंपनी है उसका ऑफिस का जो ब्रांच है वो दूसरी, जैसे मान लो यूएस है और इंडिया है, यूएस ने अपना एक ब्रांच ऑफिस खोल दिया है इंडिया में। ठीक है, लेकिन अभी भी वो जो ए कंपनी, जो पेरेंट कंपनी होती है, पेरेंट और सब्सिडियरी कंपनी होती है ना, पेरेंट कंपनी मतलब जो मेन कंपनी होती है, सब्सिडियरी मतलब जो उसके ब्रांचेस होते हैं। तो सब्सिडियरी कंपनी पे पेरेंट कंपनी ऑपरेट कर रही होती है, जो भी इसका ऑपरेशन, जो भी चीजें हो रही है वो पेरेंट कंपनी के मतलब वहां से ऑर्डर्स आते हैं, कैसे से करना है, ये पॉलिसीज है, ये गाइडलाइंस है, वही यहाँ पर फॉलो होती है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड है आपका कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर। अब कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर का मतलब मैं बता देती हूँ, वैसे रेज करूँ। कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर का मतलब है, जैसे इसको जो आपने स्ट्रैटेजिक अलायंस सुना होगा, स्ट्रैटेजिक अलायंस वही चीज होती है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि दो कंपनी मिल गई हैं, दोनों ने अलायंस, स्ट्रैटेजिकली अलायंस किया है अपने रिसोर्सेज को पुल आउट करने के लिए, ताकि वो अपना टास्क पूरा कर सके। इसमें भी इक्विटी और नॉन इक्विटी वाला होता है। नॉन इक्विटी का मतलब पहले हम देखते हैं। नॉन इक्विटी का मतलब है कि भाई आपकी कोई ओनरशिप नहीं है। ठीक है, मतलब मान लो ए और बी, जैसे यूएस है, उसने इंडिया की कंपनी के साथ मिलके, यूजुअली स्ट्रैटेजिक अलायंस आपको या कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर जो है इंटरनेशनल बैंक्स में दिखती है। तो मान लो यूएस की जो है, उसने इंडिया के एक बैंक से बोला कि ठीक है हम स्ट्रैटेजिक अलायंस करते हैं। तो यूएस ने बोला कि भाई ठीक है हम अलायंस करेंगे, बट आपकी इस कंपनी पे, मतलब हमारा जो बैंक है जो हम वहां खोलने के लिए कर रहे हैं, या हम दोनों मिलके जो भी बना रहे हैं कंपनी काम करेंगे, उसमें हम दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी। ठीक है, किसी की कोई ओनरशिप नहीं रहेगी, मतलब ना मैं आपका शेयर खरीद रहा हूँ ना आप मेरे शेयर खरीद रहे हो। ठीक है, नॉन इक्विटी होगा।
और अगर कोई भी डिसीजन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, मतलब जो भी डिसीजंस होंगे, कौन किसके पास कितना राइट है कितना नहीं, वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा वैसे ही इनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। इक्विटी का मतलब है कि यहाँ ओनरशिप है, ओनरशिप इज देयर, ठीक है। ओनरशिप की वजह से उस ओनरशिप के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक, यही डिफरेंस है इक्विटी और नॉन इक्विटी में। तो ये दूसरा है। तीसरा है इक्विटी जॉइंट वेंचर। कोऑपरेटिव के बाद इक्विटी जॉइंट वेंचर का मतलब है 50-50 यानी 50-50 पार्टनरशिप रहेगी, 50-50 पार्टनरशिप रहेगी और दोनों ही कंपनी जो है डिसीजंस एक साथ लेंगी, मतलब इसमें भी यही होता है जिसके यहाँ 50-50 जो है ओनरशिप रहेगी। फिर आता है आपका फोर्थ जो कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जिसका मतलब कि जैसे कंपनी मतलब जो यूएसए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इंडिया की कुछ दूसरी कंपनी जिसमें हमको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा, वहां हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें भी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसमें सीलिंग्स थी पहले कि हाँ आप इतना परसेंट ही इन्वेस्ट कर सकते हो, अब तो वो बढ़ गया है। तो ये फोर्थ पॉइंट है। एंड लास्टली है होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी का मतलब इसे तुम ये भी कह सकते हो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन FIELD, ग्रीन फील्ड। इसका मतलब है शुरू से शुरू आपने क्योंकि ग्रीन फील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो देश है उसमें एग्रीकल्चर जो लैंड है वो उन्होंने खरीदी एंड वहां पर अपनी अपनी जो नई कंपनी बिल्कुल शुरू से शुरू कर दी, तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज कोशिश करती है कि उनको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट यानी होली ओन सब्सिडरी जो है वो मिले। इससे ये होगा कि नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको भी फायदा मिलता है। भाई जो वो अर्न करेंगे उस पर टैक्स भी तो लगेगा, वो टैक्स किस जाएगा, इंडिया को तो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम देखें तो है बी, बी ऑप्शन इसमें बी है, BAECD एकदम सही है। तो ये एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्यूजन इज वन ऑफ द कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज इन बिजनेस and it's a combination of maybe explicit, maybe tacit, may reduce technological risk, may be illegal in many countries। देखो, अगर मैं कल्यूजन की बात करूं तो कल्यूजन का मतलब क्या होता है, जमाखोरी जिसे हम कहते हैं। कल्यूजन का मतलब है कि यहाँ पर जो भी सेलर्स हैं वो लोग आपस में मिलके कुछ घपला करते हैं टाइप, ठीक है। तो अगर एक्सप्लिसिट का मतलब है कि जब दोनों टू या मोर जो भी कंपीटिंग फर्म्स है इन्होंने नेगोशिएट कर लिया डायरेक्टली कि ठीक है हम लोग आपस में जो भी है जॉइंटली अग्री करते हैं कि हमें इतना अमाउंट प्रोड्यूस करना है और इस प्राइस में हम बेचेंगे, ठीक है, तो वो एक्सप्लिसिट हो गया, ठीक। अब जैसे कि टेसिट का हम पढ़े तो टेसिट का मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली किया, मतलब मान लो एक कंपनी ने अपना पैसे बढ़ा दिए तो दूसरी कंपनी ने देखा अरे ये पैसे बढ़ा रहा है तो मैं भी बढ़ाऊंगा, ठीक है, या पैसे कम कर दिए तो मैं भी कम करूंगा, ठीक। बाय ऑब्जर्विंग ईच अदर्स कॉम्पिटिटिव एक्शन रिस्पॉन्सेस। तो ये आपका होता है एक्सप्लिसिट एंड टेसिट। तो इसके में जो आंसर पूछा है कल्यूजन, इट मे बी एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट यानी कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्ट कल्यूजन हो रहा है यहाँ, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया लगता है, यहाँ डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब कि खुलेआम ये लोग मिलते हैं, अग्रीमेंट होता है कि हाँ इतना बेचेंगे इतने में बेचेंगे। टेसिट का मतलब इनडायरेक्ट कि दूसरे का देख के वो करते हैं, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव होता है या रिएक्टिव जिसे हम कहते हैं, रिएक्टिव जो कहते हैं ना वो। ओके, तो ये दोनों है। अब बाकी थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि वो है कि नहीं। मे रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल रिस्क, नहीं ये किसी भी तरीके से कोई टेक्नोलॉजिकल रिस्क रिड्यूस नहीं करता है। मे बी इलीगल इन मेनी कंट्रीज, हाँ कई कंट्रीज में इनफैक्ट इंडिया में भी एक्सप्लिसिट जो कल्यूशन है स्पेशली वो इलीगल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा A B and D, A B and D, ऑप्शन डी जो है इसमें दिखा भी है A B and D, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक चीज और हमें पढ़ना है, म्यूचुअल फॉरबियरेंस। ये टेसिट कल्यूजन का ही पार्ट है जहां पर कंपटीशन रिड्यूस होता है बिकॉज फर्म जो है ना वो फेयर करती है कि भाई कॉम्पिटिटिव जो है वो अटैक ना कर दे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कल को कोई MNC कंपनी है, रिलायंस जैसी कंपनी है, और यहाँ पर एक छोटी सी कोई कंपनी है ABC, इसने अपना प्राइस कम किया, ठीक है, इसका कोई खास घाटा नहीं होगा, पर इसने इसका देखा देखी अपना प्राइस कम किया तो इसको शॉर्ट टर्म लॉसेस तो होंगे, भले लॉन्ग टर्म हो पर फिलहाल शॉर्ट टर्म लॉसेस तो कंफर्म है।
तो इसलिए म्यूचुअल फॉरबियरेंस का मतलब ये है, म्यूचुअल फॉरबियरेंस का मतलब है कि क्योंकि कंपनी जो है वो डर चाहती है कि अगर मैंने कोई कंपटीशन को देखते हुए रिस्पॉन्स दिया तो मेरा इसमें घाटा है और मुझे सामने से भी अटैक झेलने को मिलेगा, वो शायद हम बियर ना कर पाए, इसलिए वो पीछे हट जाता है। उसी को हम म्यूचुअल फॉरबियरेंस कहते हैं। क्योंकि ये टेसिड कल्यूजन का ही पार्ट था, इसलिए मैंने ये बता दिया। अगेन क्यों? क्योंकि टेसिड कल्यूजन मैंने अभी बोला था, टेसिड कल्यूजन जो है वो इनडायरेक्टली डील करता है कि मतलब आपने अपने कंप्यूटर को देख के डिसीजन लिया, चेंज किया इन स्ट्रैटेजी। 21st क्वेश्चन पूछ रहा है, which of the following information systems at the management level of an organization serves the function of planning, controlling, decision making by providing routine summary and exception report? ठीक है, तो इसमें MIS आर्टिफिशियल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है यूजुअली एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, तो इसको हमें एक एक करके पढ़ना है।